स्टडी ऑफ लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 1 ओरिजिनल लैंग्वेज के स्टडी क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। व्हेन डिड रिटन लैंग्वेज डेवलप? रिटन लैंग्वेज कब डेवलप हुई? आंसर है अबाउट 5000 ईयर्स अगो। ये फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पेज पर ही इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है। अगर आप मज़ीद डिटेल्स में देखना चाहें तो देख लीजिएगा। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन कैन वी से द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम हैज़ बिगन वर्किंग? हम कब कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का ऑडिटरी सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है? आंसर इज एट अबाउट 2 मंथ्स बिफोर बर्थ। पैदा होने से 2 माह पहले ही जो हमारा ह्यूमन का जो ऑडिटरी सिस्टम है वो काम करना शुरू कर देता है। और इन 7 मंथ्स इन द वॉम्ब, या जब वो वॉम्ब में 7 माह का होता है। ये टाइम पीरियड जो है ये वेरी करता रहता है। सम केसेस में ये वेरिएबल होता है। तो नॉर्मली तो ये जो है 9 मंथ में जो है बर्थ का टाइम आ जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 मंथ्स का जब बेबी वॉम्ब के अंदर होता है तो उसका जो ऑडिटरी सिस्टम है वो वर्क करना शुरू कर देता है। लेकिन सम केसेस में ये टाइम जो है 9 मंथ से ऊपर भी चला जाता है। 11 मंथ भी लग जाते हैं, 10th मंथ भी लग जाते हैं और 12 मंथ भी लग जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जस्ट 2 मंथ्स बिफोर द बर्थ द ऑडिटरी सिस्टम begins टू वर्क। Question number 3 states that what percentage of human breathing while speaking normally consists of in-breath? तो हमारे जो ह्यूमन ब्रेथिंग है वो बात करने के दौरान कितने परसेंट हम सांस अंदर ले जा रहे होते हैं? एक्चुअली होता यह है कि जब हम नॉर्मली स्पीक कर रहे होते हैं, नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, उस टाइम हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर की तरफ निकालते हैं। और जबकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें बोलते हुए या जिन्हें प्रोनाउंस करते हुए हम सांस जो है वो अंदर की तरफ ले जाते हैं, और वो जस्ट 10% ही जो है इनहेलेशन हम करते हैं। यानी कि इन ब्रेथ की जो परसेंटेज है वो आउट ब्रेथ की निस्बत सिर्फ 10% है। और ये जस्ट वही साउंड्स होते हैं जो हमसे एक इमोशनल स्टेट में निकल आते हैं। यानी कि मीन्स टू से कि हमें कोई अचानक से कांटा चुभ जाए या कोई चीज़ चुभती है या अचानक से कहीं पे दर्द शुरू हो जाए, तो जो साउंड्स निकलते हैं यानी कि आउच या आह वगैरह का जो साउंड निकलते हैं, वो जो है साउंड जो है वो इन ब्रेथ होता है। उन साउंड्स को प्रोनाउंस करने के दौरान हम इन ब्रेथ कर रहे होते हैं, सांस अंदर की तरफ ले जा रहे होते हैं, और वो जस्ट अबाउट 10% ही सांस हम इनहेल करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सहेल, यानी कि जब नॉर्मल स्पीकिंग के दौरान जब हम एक्सहेलेशन कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द लैरिंक्स इन ह्यूमंस एंड अदर प्राइमेट्स? तो ये क्वेश्चन कहता है कि ह्यूमन के लैरिंक्स में और जो दूसरे प्राइमेट्स हैं उनके लैरिंक्स में क्या डिफरेंस है? सो द डिफरेंस इज इट इज़ मच लोअर इन द थ्रोट इन ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में जो लैरिंक्स है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमेट्स लोअर पोजीशन पर होता है। इसको हम मैग्नीफायर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ जो प्राइमेट्स है, यहाँ जो इनका ये लैरिंक्स है ये काफ़ी नीचे है, और जबकि दूसरी जानिब हम देखें ह्यूमंस के अंदर तो ये जो लैरिंक्स है ये काफ़ी नीचे है पोजीशन में एज़ कम्पेयर टू प्राइमेट्स, और इसीलिए ह्यूमंस की जो कैविटी है वो लॉन्गर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 रीड्स दैट व्हाई आर इंटरजेक्शंस सच एज ओह आर यक कंसीडर्ड टू बी अनलाइकली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि जो ऊह और यक जैसे जो इंटरजेक्शंस हैं इन्हें जो है ह्यूमन स्पीच साउंड्स क्यों कंसिडर नहीं किया जाता, यानी सोर्स ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स क्यों नहीं कहा जा सकता? तो डियर व्यूअर्स, जो हमने 6 सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज डिस्कस किए थे उनमें से एक था ह्यूमन इंटरेक्शंस, ह्यूमन सोशल इंटरेक्शंस। तो जिसके दौरान ये ह्यूमंस ने जो है हैवियर चीज़ें उठाते हुए, फॉर एग्जांपल जो हैवी स्टम्प्स ऑफ ट्री यानी दरख्त के भारी भारी लठ उठाते हुए जो साउंड प्रोड्यूस हुए ज़ोर लगाते हुए ऊह या आर यक, तो ये माना जाता है कि या ये कंसिडर किया जाता है कि इन आवाज़ों को प्रोड्यूस करने से ही जो है ह्यूमन लैंग्वेज वो डेवलप हुई। लेकिन हम देखते हैं कि इन साउंड्स को जब हम नॉर्मल स्पीच कर रहे हो तो इन साउंड्स का यूजुअली हम जो है यूज़ नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से ये बात जो है इसे हम क्या कर सकते हैं, डिफाई कर सकते हैं कि जो और यक जैसे जो इंटरजेक्शंस है दैट कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज और ह्यूमन स्पीच।
बिकॉज इंटरजेक्शंस कंटेन साउंड्स दैट आर नॉट यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डिनरी स्पीच। ये वो साउंड्स होते हैं जो हम ऑर्डिनरी स्पीच के दौरान यूज ही नहीं करते। दे आर यूजली प्रोड्यूस्ड विद सडन इंटेंस ऑफ ब्रेथ विच इज द ऑपोजिट ऑफ ऑर्डिनरी टॉक प्रोड्यूस ऑन एक्सहेल स्पीच। तो ये उस वक्त प्रोड्यूस होते हैं ये साउंड जब हम सांस जो है अंदर ले जा रहे होते हैं, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, जब हम इनटेक ऑफ ब्रीथ कर रहे होते हैं, जो कि जो है नॉर्मल स्पीच के दौरान जो हमारे सांस लेने की जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी कि नॉर्मल स्पीच के दौरान तो हम सांस एक्सहेल कर रहे होते हैं, यानी बाहर जो है सांस खारिज कर रहे होते हैं नॉर्मल स्पीच के दौरान। सो देयरफॉर द इंटरजेक्शंस लाइक ओह और या कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। Moreover, we can say that such sounds do not make any meaningful speech. Question number 6 is what is the basic idea behind the Bower theory of language origin? तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि जो बोवर थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की, उसके पीछे बेसिक आइडिया क्या था? So, the idea behind that Bower theory is that the primitive words could have been imitation of the natural sounds that are early human hear around them. तो इसके पीछे जो आइडिया था वो ये था कि जो स्टार्ट में जो ह्यूमंस ने साउंड्स प्रोड्यूस किए या जो वर्ड्स प्रोड्यूस किए वो एक्चुअली जो नेचुरल साउंड उन्होंने अपने आसपास की नेचर में जो साउंड सुने उनको इमिटेट किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी क्रो को काव काव करते हुए सुना या फिर किसी भी एनिमल के साउंड्स को सुना और उनको इमिटेट किया अपने आसपास। इस तरह से जो है वो ग्रेजुअली लैंग्वेज डेवलप करते चले गए। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में जो बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ओनोमेटोपिक हैं, मीन्स टू से दैट ये जो है कुछ साउंड्स को इमिटेट कर रहे होते हैं, कुछ साउंड्स को कॉपी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जो बज़ साउंड है जो का जो वर्ड है, ये जो हनी बी जो प्रोड्यूस करती है, और स्प्लैश साउंड जो है जो वाटर स्प्लैशिंग से जो है हम कह सकते हैं इमिटेट किया गया। एंड कुकू बर्ड का जो नेम है वो उसके वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो बर्ड कुकू उसी के साउंड पर रखा गया। इसी तरह जो चिल्ड्रंस है वो डॉग को रेफ़र करने के लिए जो है वाव वाव का साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो है एक मैच्योर स्पीच तो बोल नहीं सकते, तो जो साउंड्स हैं वो उनको इमिटेट करते हैं चिल्ड्रन। यहाँ हम ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि नेचुरल सोर्स की इमिटेशन ही जो है वो सोर्स ऑफ लैंग्वेज था, क्योंकि जो आर्बिट्रेरीनेस की जो प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज की वो इस आइडिया को चैलेंज करती है। So question number 7 reads that why is it difficult to agree with the Semiticus that Phrygian must have been the original human language? Question number 7 ये कहता है कि Semiticus ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सेमेटिकस ये जो है इजिप्टियन फ़िरौन था जिसने एक्सपेरिमेंट किया था एक बच्चे को जो है एक गॉट के साथ और एक शेपर्ड के साथ, जो कि शेपर्ड जो था गूंगा भी था और बहरा भी था, उसके साथ और एक गॉट के साथ एक बच्चे को छोड़ दिया और 2 साल तक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि जो बच्चा है वो कौन सी ज़ुबान बोलता है। तो उस बच्चे ने 2 साल के बाद एक वर्ड प्रोड्यूस किया था बिकॉज़, तो कि एक फ्रेजियन लैंग्वेज का के वर्ड से उसको रिलेट किया गया और फिर सेमेटिकस ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो फ्रेजियन ये जो लैंग्वेज जो है दैट मस्ट बी द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। फ्रेजियन लैंग्वेज जो है ये वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में बोली जाने वाली एक एंशियंट लैंग्वेज है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेमेटिकस ने जो कंक्लूजन निकाला यानी कि फ्रेजियन माइट बी द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, इसमें डिफ़िकल्टी क्या है, इसके साथ एग्री करने में क्या डिफ़िकल्टी है, तो ये हमें प्रूव करना है। So the first difficulty is that his conclusion were based on very little evidence. उसका जो conclusion था जो भी उसने नतीजा निकाला वो बहुत ही कम एविडेंस पर बेस कर रहा था, यानी इसके लिए शवाहिद बहुत कम थे। Secondly, it seems more reasonable to assume that the children in his study were producing a goat-like sound from their immediate environment rather than a Phrygian sound from a distant language. तो सेकंड डिफ़िकल्टी ये है कि जो बैक जो या बैकोस का साउंड जो बच्चों ने प्रोड्यूस किया वो एक गोट लाइक साउंड था, यानी कि उन्होंने गोट को ही इमिटेट करते हुए साउंड प्रोड्यूस किया, जबकि सेमेटिकस ने ये जो है क्लेम किया था कि ये बैकोस का जो वर्ड है ये फ्रीजियन लैंग्वेज से आया जिसका मतलब है रोटी, लेकिन वहाँ रोटी का तो जिक्र है ही नहीं, वहाँ तो गोट का जो साउंड है, तो प्रोबेबली मुमकिन है कि चिल्ड्रंस ने गोट को ही इमिटेट किया।
और ये भी प्रूव हो चुका है कि जब कि बच्चों को जो है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर दिया जाए, जहाँ कोई ह्यूमन ना हो, जिससे ह्यूमन के साथ इनका कोई इंटरेक्शन ना हो, तो वो कोई भी लैंग्वेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते। Question number 8 states that where is the pharynx and how did it become an important part of human sound production? क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि जो फेरिंग्स है ये हमारे साउंड प्रोड्यूस करने का जो ऑर्गन्स है उसमें एक पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, और ये किस तरह से ह्यूमन साउंड प्रोडक्शन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो द फेरिंग्स इज जस्ट अबव द लैरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है ये लैरिंग्स के बिल्कुल ही ऊपर होता है, ये पिक्चर से भी आप देख सकेंगे, या वॉइस बॉक्स या फिर वोकल फोल्ड्स के बिल्कुल ऊपर जो है एक एम्प्टी स्पेस होती है, वो फेरिंग्स होती है। When the larynx moved lower, the pharynx became longer and acted as a resonator, resulting in increased range and clarity of sounds produced via the larynx. जब लैरिंक्स नीचे की तरफ मूव कर जाता है तो फेरिंक्स जो है ये लॉन्गर हो जाता है, यानी कि स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह यह फेरिंक्स जो है कि रेजोनेटर की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारे साउंड की क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है। इस बात को मैं पिक्चर के ज़रिए आपको समझाता हूँ। पिक्चर में आपको एक बच्चे का, एक चिंपैंजी का और एक अडल्ट ह्यूमन की पिक्चर जो है वो दिखाई गई है। आप जब देखेंगे कि बच्चे और चिंपैंजी के जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है, वहाँ पे जो लैरिंग्स है और जो फेरिंग्स है वो दोनों ही बहुत एक दूसरे के करीब है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना तो छोटे बच्चे और ना ही चिंपैंजी जो है जो क्लियर साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, स्पीच साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। वो जस्ट वावल साउंड आ ई ऊ वगैरह या जैसे बच्चे रोने का साउंड ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप क्लियरली दोनों ही चिंपैंजी में भी और छोटे बच्चे में भी। जबकि अगर हम एडल्ट्स में बात करें तो एडल्ट्स के जो फेरिंग्स है उसकी स्पेस जो है एज ही ग्रोज, जो लैरिंग्स है जो नीचे चला जाता है और फेरिंग्स और लैरिंग्स के दरमियान एक बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, एक एम्प्टी स्पेस आ जाती है, जिसे हम एक्चुअली फेरिंग्स कहते हैं। इस फेरिंग्स इस एम्प्टी स्पेस की वजह से ही एक रेजोनेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो एडल्ट ह्यूमन है वो एक जो है कंप्लीट मैच्योर साउंड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, यानी कि मैच्योर स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं। Question number 9 states that why do you think that young deaf children who become fluent in sign language would be cited in support of the innateness hypothesis? क्वेश्चन 9 ये कहता है कि जो यंग डेफ चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो बहरे बच्चे होते हैं और वो साइन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाते हैं, उन बच्चों को इननेटनेस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए हम रेफ़र कर सकते हैं। इननेटनेस हाइपोथेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये हाइपोथेसिस कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है कम्युनिकेशन करने की, साउंड प्रोड्यूस करने की एक नेचुरल टेंडेंसी मौजूद है, यानी कि इंस्टिंक्टिवली दे आर टेंड टू स्पीक, दे आर टेंड टू प्रोड्यूस स्पीच। कुदरती तौर पर ही उनमें स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने की एक सलाहियत मौजूद होती है। So the answer is that if those deaf children do not develop speech first, then their language ability wouldn't seem to depend on those physical adaptations of teeth, lips, larynx, etc. that are involved in speaking. तो ऐसे डेफ चिल्ड्रन जो स्टार्ट में कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पाते, उनकी जो लैंग्वेज डेवलप करने की एबिलिटी है वो फिज़िकल अडाप्टेशंस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। वो फिज़िकल अडाप्टेशंस लाइक टीथ, लिप्स और लैरिंग्स वगैरह जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं। Further, if all children, including those born deaf, can acquire language at about the same time, they must be born with a special capacity to do. अगर सभी चिल्ड्रंस बशमूल वो बच्चे जो कि डेफ पैदा हुए हैं वो एक ही वक्त में लैंग्वेज एक्वायर कर लेते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आल बोर्न विद द स्पेशल कैपेसिटी टू डू सो। सभी बच्चे जो हैं वो एक ऐसा करने की एक ख़ास सलाहियत के साथ ही पैदा होते हैं। So the conclusion is that it must be innate and hence genetically determined. Our last and question number 10 states that with which of the 6 sources would you associate the following quotation? हमें quotation दी गई है और कहा गया है कि आप जो ह्यूमन लैंग्वेज के ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज के 6 सोर्सेज हमने पढ़े थे, उनमें से किसके साथ इस quotation को आप एसोसिएट करेंगे? क्वेटेशन है
Chewing, licking, and sucking are extremely widespread mammalian activities, which, in terms of casual observations, have obvious similarities with speech. चूइंग लिकिंग एंड सकिंग जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है जो कि मैमल्स करते हैं और ये आम मुशाहदे में आता है कि इसका जो है हमारे स्पीच के साथ बहुत ज़्यादा ये सिमिलैरिटी इसमें पाई जाती है। तो इस एक्टिविटी को हम फिज़िकल अडेप्टेशंस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं क्योंकि फ़िज़िकल अडाप्टेशंस लाइक टीथ एंड टंग्स वगैरह की वजह से ही जो ह्यूमंस हैं और जो अदर मैमल्स लाइक चिंपैंजीज वगैरह हैं ये च्यू कर सकते हैं, लिक कर सकते हैं और सकिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि जो ह्यूमंस हैं वो स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक कॉन्सोनेंट साउंड्स, जबकि जो एनिमल्स हैं लाइक चिंपैंजी ये जस्ट जो है वॉवल साउंड से प्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि च्यूइंग, लिकिंग एंड सकिंग तो वो भी कर सकते हैं just because of physical adaptation. That's because of presence of a longer resonatable larynx in the vocal tract of human being, which enables them to produce a clear speech sound.